Hello to all my dear students. Today we are going to see the lesson Stephen Hawkins. But before that, if you love my channel, if you like my videos, please like the videos, share with your friends and subscribe the channel. So let's get started. Stephen Hawking was born on 8 January 1942. He is an English theoretical physicist, cosmologist, author, and the director of research at the Center of Theoretical Cosmology within the Cambridge University. सी अब वो कौन थे? स्टीफन हॉकिंस तो एक बहुत जाने माने फिजिसिस्ट थे, यानी जो भौतिक शास्त्र के जो अलग अलग सिद्धांत है उसके वो जानकार थे। कॉस्मोलॉजिस्ट यानी जिन्होंने अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ है, यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, उसका स्टडी किया है। हॉकिंस वॉज द फर्स्ट टू सेट आउट अ थियरी ऑफ कॉस्मोलॉजी एक्सप्लेन बाय अ यूनियन ऑफ द जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मशीन का यूज़ और उनसे जो सहसंबंध होता है इसका भी उन्होंने उसको भी एक्सप्लेन किया है। हॉकिंस इज़ एन ऑनररी फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स, दैट इज़ FRSA, इसके वो फेलो रहे यानी सदस्य भी रहे हैं। अ लाइफ टाइम मेंबर ऑफ द पोर्टिफिशियल एकेडमी ऑफ साइंस एंड रेसिपिएंट ऑफ द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, द हायर सिविलियन अवार्ड इन द US। जैसे हमारे इंडिया में भारत रत्न है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वैसे ही US में जो है प्रेसिडेंशियल मेडल, उससे भी इनको नवाजा गया है। दिस लेसन गिव्स अस एन इंसाइट अबाउट द ग्रेट साइंटिस्ट, हीज लाइफ एंड हीज वर्क्स। तो इसमें हम जानते हैं डिस्कवरी पर एक शो आता था स्टीफन हॉकिंस का, अब वो नहीं है, वो बहुत अच्छा शो था। नाउ सी, स्टीफन हॉकिंस वॉज बॉर्न January 8, 1942, is a British scientist, professor and author who has done groundbreaking work in physics and cosmology, जिन्होंने भौतिक शास्त्र और अंतरिक्ष शास्त्र में बहुत अच्छा वर्क किया है, and whose books have helped to make science accessible to everyone। और इन्हीं के बुक के कारण आज लोग साइंस को इतनी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। एट द एज ऑफ 21 वाइल स्टडिंग कॉस्मोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ही वॉज डायग्नोज्ड विद एम्योट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस। अब ये एक बीमारी का नाम है। जब वो केवल 21 साल के थे और कॉस्मोलॉजी की स्टडी कर रहे थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तब उनको एक बीमारी हो गई जिस बीमारी को कहते हैं एम्योट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस। ओके, उसका शॉर्ट फॉर्म है ALS। पार्ट ऑफ हिज लाइफ स्टोरी वॉज डिपिक्टेड इन द 2014 फिल्म द थियरी ऑफ एवरीथिंग। उनकी जो ज़िंदगी का ये पार्ट है ये इस मूवी में भी दिखाया गया था। Over the years, Stephen Hawkins has written or co-written a total of 15 books. A few of the most noteworthy includes। अब उन्होंने उनकी पूरी ज़िंदगी में 15 किताबें लिखी, जो उन्होंने कुछ खुद लिखी एंड co-written यानी किसी से लिखवा कर ली, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी उस समय लिखवा कर ली। In 1988, Hawkins catapulted to international prominence with the publication of a brief history of time। अब उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने 1988 में एक पब्लिकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था, पब्लिकेशन एक किताब, उसका नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। द शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव बुक, जो बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी किताब थी लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, बिकेम एन अकाउंट ऑफ कॉस्मोलॉजी फॉर द मासेस, जो लोगों में बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी, एंड ऑफर्ड एन ओवरव्यू ऑफ स्पेस एंड टाइम, और उसके द्वारा लोगों ने जाना था बहुत ज़्यादा स्पेस के बारे में और टाइम के बारे में। द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड द फ्यूचर, की फ्यूचर में और भगवान के जो क्रिएटर है उसके बारे में। द वर्क वॉज एन इंस्टेंट सक्सेस, स्पेंडिंग मोर देन 4 years atop the London Sunday Times bestseller list. Since its participation, it has sold millions of copies worldwide and been translated into more than 40 languages. लंदन संडे टाइम्स में जो टॉप सेलर लिस्ट में थी उसमें ये किताब एक थी। इस किताब की मिलियंस ऑफ कॉपीज़ उस समय वर्ल्ड वाइड बेची गई थी और इस किताब को 40 लैंग्वेजेस से ज़्यादा लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट किया गया था। A brief history of time also wasn't as easy to understand
as some had hoped. So in 2001 सी यानी ये जो उनकी किताब थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये भले ही छोटी किताब थी लेकिन उतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि फिज़िक्स की सारी जो थेरीज थी, फिज़िक्स की थी, कॉस्मोलॉजी की थी, लोगों ने खरीदी, लेकिन बहुत आसान नहीं थी समझने के लिए। फिर इसीलिए 2001 में हॉकिंस followed up his book with the universe in a nutshell। फिर उसके बाद हॉकिंस ने क्या किया, तो जो यूनिवर्स इन द नटशेल ये दूसरी किताब उन्होंने लिखी, विच ऑफर्ड अ मोर इलस्ट्रेटेड गाइड टू कॉस्मोलॉजीज बिग थेरी। अब इसमें इन्होंने एक्चुअल कॉस्मोलॉजी, बिग थेरी, ये सारा इंक्लूड किया, जिसकी लैंग्वेज जो है वो लोगों को ज़्यादा पसंद आई, यानी लोगों को समझने लगी। In 2005, Hawkins authored the even more accessible A Briefer History of Time। अब 2005 में हॉकिंस ने अपनी तीसरी किताब लॉन्च की, which further simplified the original work's core concept and touched upon the newest development in the field like string theory। उसके बाद उन्होंने जो थर्ड किताब जो लॉन्च की, उसमें बहुत सेंट्रल आइडियाज़, बेसिक आइडियाज़ उन्होंने उसमें इंक्लूड की थी, और नई नई कंसेप्ट, नई नई डेवलपमेंट उन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में इंक्लूड की, जो लोगों को काफ़ी पसंद आई, जिसकी लैंग्वेज भी उन्होंने आसान रखी थी। टुगेदर These three books along with Hawkins' own research and papers, यानी ये जो तीनों किताब हमने जो ऊपर पढ़ी, ये तीनों किताब और उसके जो पेपर्स थे, जो उनके स्टडी पेपर्स थे, उसके बाद आर्टिकुलेट द फिजिसिस्ट पर्सनल सर्च फॉर साइंस होली ग्रेल, यानी ये जितनी भी चीज़ें थी, उनका जो भी लिखन था, वो लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा ऐसा होली ग्रेल, यानी उसके लिए लोगों ने अपना लिया लिखन को। अ सिंगल यूनिफाइंग थेरी दैट कैन कंबाइन कॉस्मोलॉजी, दैट इज़ द स्टडी ऑफ बिग थिंग्स, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ग्रह, तारे, ये सारा के अभ्यास, विथ क्वांटम मशीन्स, जो एकदम माइन्यूट चीज़ें हैं, जो हम बोलते हैं एटम, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो विच इज़ नॉट विजिबल, द वेरी स्मॉल थिंग्स टू एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स बिगन, कि कैसे यूनिवर्स बना है। ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ से लेकर, बड़ी चीज़ों से लेकर छोटी चीज़ों तक, हर लिखान उनका लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद था। इट्स दिस काइंड ऑफ एम्बिशियस थिंकिंग दैट हैज़ अलाउड हॉकिंस विच क्लेम्स ही कैन थिंक इन 11 डायमेंशंस, और इसी लिखान के द्वारा लोग ये समझ सकते थे कि ये कितना माइन्यूट स्टडी कर सकते हैं, जो इंसान 11 डायमेंशंस में लिख सकता है, यानी अलग अलग फीचर्स इसमें हैं। टू ले आउट सम बिग पॉसिबिलिटीज़ फॉर ह्यूमन काइंड, और इससे कि बहुत ऐसा अगर लिखान है, इतना अगर भारी स्टडी है, तो फिर ज़रूर ह्यूमन काइंड के लिए कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ होने वाली है। ही कन्विंस्ड दैट टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल, उन्होंने ये भी कन्विंस किया था कि हम फ्यूचर में जा सकते हैं, हम पास्ट में जा सकते हैं, एंड दैट ह्यूमन में इंडीड कोलोनाइज अदर प्लैनेट्स इन द फ्यूचर, और इंसान दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर कोलोनाइज, यानी अपनी अपनी कॉलोनी बना सकता है, वहाँ रह सकता है। In September 2010, Hawkins spoke against the idea that God could have created the universe in his book, The Grand Design. Hawkins previously argued that belief in the creator could be compatible with modern scientist theory। पहले हॉकिंस ने कहा था, वो अगेंस्ट थे कि ये दुनिया है जो ये ईश्वर ने बनाई है, ये सारी चीज़ों के वो अगेंस्ट थे, और ये वो कहते थे कि जो भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक शास्त्र में की जो चीज़ें हैं, हवा है, पानी है, ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए सृष्टि का निर्माण हुआ है, ये कोई भगवान वगैरह ने नहीं किया है, जिस उनकी ये थ्योरी को बहुत ज़्यादा अपोज भी हुआ था। His new work, however, conclude that the Big Bang was a inevitable consequences in the law of physics and nothing more। जो Big Bang theory है, वो जो consequences है, यानी जो change physics में आ रहे हैं, जो इंसान के कारण जो अलग अलग चीज़ें बदल रही है फिज़िक्स की, उसके कारण ये जो Big Bang है, ये theory बनी है। बिकॉज देयर इज़ अ लॉ सच एज ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी है, द यूनिवर्स कैन एंड विल क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग। और इसी जैसे हमने अभी कहा है कि उन्होंने कहा था कि फ़िज़िक्स है, ग्रेविटी है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए ये जो है
सृष्टि का निर्माण हुआ है, बिल्कुल ये चीज़ों में से कोई ऐसा भगवान वगैरह ऐसा नहीं था। हॉकिंस सेड स्पॉन्टेनियस क्रिएशन इज द रीज़न देयर इज समथिंग रादर दैन नथिंग, व्हाई द यूनिवर्स एग्जिस्ट, व्हाई वी एग्जिस्ट। यानी उनका कहना है कि यूनिवर्स नहीं, ये जो यूनिवर्स में अलग अलग क्रियाएं होती रहती है, फिजिक्स की क्रिया, भौतिक क्रिया है, इसी के कारण इंसान का, इसी के कारण इस पे सृष्टि का निर्माण हुआ है, इसीलिए हम भी एग्जिस्ट करते हैं, यानी हम भी आज जिंदा है, कोई भगवान वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा उनका मानना था। अब ये जो इनका न्यू वर्क है जो करीब एक शतक के बाद में आया है, विद इन हिज न्यू वर्क हॉकिंस सेट आउट टू चैलेंज, अब इस किताब में इन्होंने चैलेंज किया है सर आइजैक न्यूटन को, न्यूटन के बिलीफ को, दैट द यूनिवर्स हैड टू हैव बीन डिज़ाइन बाय गॉड। आइजैक न्यूटन का कहना था कि ये जो सृष्टि है ये भगवान के द्वारा बनाई गई है, सिंपली बिकॉज इट कुड नॉट हैव बीन बॉर्न फ्रॉम कियोस। लेकिन हॉकिंस का कहना था कि ये भगवान के द्वारा नहीं, ये यूनिवर्स में जो अलग अलग थेरीज़ है उसके द्वारा बनी है, क्योंकि इसमें हर चीज़ जो है वो व्यवस्थित है। इसके लिए It is not necessary to invoke God to light the blue touch paper and set the universe going। अब यहाँ हॉकिंस कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि हर समय भगवान को इन्वोक करना, यानी भगवान को बुलाना, उनको अनुरोध करना कि क्या करिए आप यूनिवर्स को चलाते रहिए, ब्लू टच पेपर। दैट मीन्स एक बिग बैंग थ्योरी वैसे होता है, लेकिन यहाँ उसका मतलब है कि गिव बर्थ, यानी जन्म देना, कि भगवान को हर समय आप अनुरोध कीजिए और भगवान आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये फिज़िक्स की थ्योरी है, इसलिए यूनिवर्स अपने आप चलता रहता है। एट द एज ऑफ 21, अब फिर से घूम फिर के स्टोरी वही आ जाती है जब उनकी तबीयत खराब हुई थी। स्टीफन हॉकिंस वॉज डायग्नोज्ड विद एमियोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस, दैट इज़ ALS, और लाउ गेहरिंग्स डिसीज़। नाउ इसमें क्या होता है, स्क्लेरोसिस मतलब जो टिश्यू होते हैं बॉडी में, कि वो जो टिश्यू है वो हार्ड हो जाते हैं, मसल्स टिश्यू जो है वो एकदम हार्ड हो जाते हैं, जिसकी मूवमेंट धीरे धीरे बंद हो जाती है। और ये नर्वस सिस्टम है, नर्व्स का जो कंट्रोल होता है वो बॉडी पे से ख़त्म हो जाता है। In very simple sense, the nerves that controlled his muscles were shutting down. At the time, doctor gave him 2.5 years to live। और जब उनका डायग्नोसिस हुआ था उस समय डॉक्टर ने उनको केवल 2.5 साल, 2.5 years ही कहा था कि वो जिंदा रहेंगे। हॉकिंस फर्स्ट began to notice problem with his physical health while he was at Oxford। जब वो ऑक्सफोर्ड में थे तब उन्हें हेल्थ के इशू समझने लगे थे कि उन्हें कुछ तो प्रॉब्लम है। ऑन ओकेजन ही वुड ट्रिप एंड फॉल, एक बार वो गए थे और क्या हुआ, वो गिर गए थे ट्रिप पर, और स्लर हिज स्पीच। ही डिड नॉट लुक इनटू द प्रॉब्लम अंटिल 1963। उन्होंने 1963 तक उनकी जो प्रॉब्लम है उसको नोटिस नहीं किया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर एट कैम्ब्रिज, फॉर द मोस्ट पार्ट हॉकिंस हैड केप दीज सिम्टम्स टू हिमसेल्फ, और उन्होंने इसके बारे में किसी को बताया भी नहीं था। बट व्हेन हिज फादर टुक नोटिस ऑफ द कंडीशन, मतलब जब उनके पापा ने, उनके पिताजी ने उनको देखा कि उनकी जो सिम्टम्स है उस पर ध्यान दिया, ही टुक हॉकिंस टू सी अ डॉक्टर फॉर द नेक्स्ट 2 weeks। The 21 years old college student make his home at the medical clinic। लेकिन जैसे उनके पापा ने उनको नोटिस किया, फिर अगले 2 वीक तक उनका जो घर है, उनका जो रूम है, वो पूरा रूम पूरा की पूरा मेडिकल क्लिनिक की तरह बना हुआ, सब उनकी मशीनें, दवाइयाँ, सब की सब। वेयर ही अंडरवेंट सीरीज ऑफ टेस्ट, जहाँ उनकी अलग अलग बहुत सारी टेस्ट कराई गई उनसे, उनकी बीमारी से रिलेटेड। They took a muscle sample from my arm, stuck electrodes into me and injected some radio-opaque fluid into my spine। अब क्या कह रहे हैं कि ये उनकी ट्रीटमेंट हुई, उनके हाथों से, उनकी जो आर्म्स है वहाँ से उन्होंने थोड़े से सैंपल लिया है। स्टक इलेक्ट्रोड इनटू मी, इलेक्ट्रोड जो है वो डाले हैं उनके बॉडी पे सेट किए हैं। एंड इंजेक्टेड सम रेडियो ओपेक फ्लूइड इनटू माय स्पाइन, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कुछ फ्लूइड करके एक लिक्विड है वो उनको इंजेक्ट किया है, इंजेक्शन दिया है। एंड वॉच इट गोइंग अप एंड डाउन विथ एक्सरेज, और देखा है वो जो फ्लूइड है वो एक्सरे के ज़रिए देखा है ऊपर नीचे जा रहा है। एज दे टाइटल द बेड, he once said, after all that they didn't tell me what I had, except that it was not multiple sclerosis and that I was an
अ टिपिकल केस। मतलब बाकी कुछ उन्होंने नहीं कहा मेरी हालत कैसी है, बस उन्होंने इतना ही कहा कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं है और ये जो कंडीशन है ये अटिपिकल कंडीशन है, अटिपिकल केस है, यानी हर इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयरली पेशेंट्स के साथ ऐसा होता है। Eventually, however, doctors did diagnose Hawkins with the early stage of ALS. It was devastating news for him and his family. ये जो न्यूज़ है ये उनके घर वालों के लिए और उनके लिए बहुत ही धक्कादायक थी कि उन्हें ये बीमारी है. But a few events prevented him from becoming completely despondent. The first of these came while Hawkins was still in the hospital. There, he shared a room with a boy suffering from leukemia. Leukemia means blood cancer. मतलब कि उन्होंने अपनी जो रूम है वो एक फ्रेंड के साथ शेयर की थी जिसको ब्लड कैंसर था, तो उसको देख के उन्हें हिम्मत मिलती थी कि ये जब इतनी बड़ी बीमारी से जूझ सकता है तो फिर ऐसा होता है. नॉट लॉन्ग आफ्टर ही वॉज रिलीज फ्रॉम हॉस्पिटल हॉकिंस हैड ड्रीम दैट ही वॉज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड. अब उन्हें एक भयानक सपना देखा कि उन्हें जैसा मार दिया है. ही सेड दिस ड्रीम मेड हिम रियलाइज दैट देयर वर स्टिल थिंग्स टू डू विथ हिज लाइफ. लेकिन ये सपना देखने के बाद उन्होंने ये जाना कि नहीं, मुझे अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है और मैं इसे हार नहीं मान सकता. In a sense, Hawkins' disease helped him become a noted scientist he is today. Before the diagnosis, Hawkins hadn't always focused on his studies. Before my condition was diagnosed, he had been very bored with life. He said there had not seemed to be anything worth doing. With a sudden realization that he might not even live long enough to earn his PhD. अब यहाँ कहा गया है कि वो बहुत ही आज जो साइंटिस्ट है वो बहुत ऐसे नोटेड साइंटिस्ट माने जाते हैं, लेकिन उनके डायग्नोसिस के पहले वो बहुत ज़्यादा बोर होते थे लाइफ से, उनको बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में ध्यान नहीं था, लेकिन ऐसे संशोधन में था. देयर हैड नॉट सीम एनीथिंग वर्थ डूइंग. कुछ भी करने में उनको ऐसा अच्छा नहीं लगता था. और जैसे ही उन्होंने ये सुना कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, इवन कि वो अपनी PhD तक, क्योंकि 2.5 साल कहे थे डॉक्टर ने, इसमें उनकी PhD भी कंप्लीट नहीं हो सकती थी, इसके लिए वो थोड़े उदास थे. हॉकिंस poured himself into his work and research. अब हॉकिंस ने अपने आप को अपने काम में लगाना शुरू कर दिया है. As physical control over his body diminished, he would be forced to use a wheelchair by 1969. 1969 में उनको wheelchair suggest की गई जो उन्होंने यूज़ की. The effect of his disease started slow down over time. However, Hawkins' ever expanding career was accompanied by an ever worsening physical state. अब उनकी जो हालत है वो थोड़ी थोड़ी वर्स हो रही है. बाय द मिड 1970s, द हॉकिंस फैमिली हैड टेकन in one of Hawkins' graduate student to help manage his care and work. He could still feed himself and get out of bed. अभी तक तो वो खुद से खा लेते थे और बेड से उठ सकते थे, लेकिन बाकी के कामों को, बट वर्चुअली एवरीथिंग एल्स रिक्वायर्ड असिस्टेंट. लेकिन बाकी के कामों को उनको असिस्टेंट की ज़रूरत थी. In addition, speech had become increasingly slurred so that only those who knew him well could understand him. In 1985, he lost his voice for good following a tracheotomy. अब 1985 में उनका जो आवाज़ है वो आवाज़ जा चुका है. ट्रकियोटॉमी यानी जो रेस्पिरेशन है, जो ब्रीदिंग है, उसमें थोड़ी सी उन्हें प्रॉब्लम भी होने लगी थी इसके कारण. द रिजल्टिंग सिचुएशन रिक्वायर्ड 24 hours नर्सिंग केयर फॉर द अक्लेम्ड फिजिसिस्ट. It also put in peril Hawkins' ability to do his work. मतलब अब हॉकिंस की हालत ऐसी है कि जो वो काम कर सकते थे उसमें भी सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है. द प्रेडिकामेंट कॉट द अटेंशन ऑफ अ कैलिफोर्निया कंप्यूटर प्रोग्राम. प्रेडिकामेंट यानी उनकी जो स्थिति है, जो हालत है, वो हालत देखकर जो कैलिफोर्निया कंप्यूटर प्रोग्रामर है उनका अटेंशन गया. हु हैड डेवलप्ड अ स्पीकिंग प्रोग्राम दैट कुड बी डायरेक्टेड बाय हेड और आई मूवमेंट. फिर उन्होंने ये जो प्रोग्राम है, ये क्या है कि जो इंसान की बॉडी पे कंट्रोल चला गया है, वो अपनी उंगलियों से फिर कंप्यूटर पे टाइप करते थे और फिर मॉनिटर उनकी सहायता से बोलते थे. द इन्वेंशन अलाउड हॉकिंस टू सेलेक्ट वर्ड्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन दैट वर देन पास्ड थ्रू अ स्पीच सिंथेसाइजर.
जो भी उनके मन में होता था उनकी उंगलियों से टाइप करते थे और वो जो है फिर कंप्यूटर में से आवाज़ निकलती थी कि उन्हें क्या कहना है। एट द टाइम ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन हॉकिंस हु स्टिल हैड यूज ऑफ हिज फिंगर सिलेक्टेड हिज वर्ड्स विथ अ handheld clicker. Today, with virtually all control of his body gone, Hawkins direct the program through a cheek muscle attached to a sensor. cheek muscle भी उनकी जो है उससे वो जो है वो प्रोग्रामिंग में हेल्प करते थे जिससे सेंसर लगे हुए थे. यू माइट हैव सीन हिज पिक्चर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी नर्व्स एंड ऑल दैट मीन्स वायरिंग इज देयर विच इज कंट्रोलिंग हिज बॉडी एंड हिज थॉट्स. Through the program and the help of assistants, Stephen Hawkins had continued to write at a prolific rate. His work has included numerous scientific papers, of course, but also information for the non-scientific community. Hawkins' health, of course, remains a constant concern, a worry that was heightened in 2009 when he failed to appear at the conference in Arizona because of a chest infection. अब ये कब उनका जो एरिज़ोना में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था उसमें वो नहीं जा सके चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से. In April, Hawkins, who had already announced he was retiring after 30 years from the post of Lucasian Professor of Mathematics at Cambridge, जो 30 years के बाद में एज अ प्रोफेसर रिटायर होने वाले थे, was rushed to a hospital for being what university official described as gravely ill. मतलब अब जो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी थी उन्होंने कहा है ग्रेवली यानी बहुत बुरी तरह से जो बीमार थे. इट वॉज लेटर अनाउंस दैट ही वॉज एक्सपेक्टेड टू मेक फुल रिकवरी, यानी ये भी आशंका जताई जा सकती है कि वो बहुत जल्दी पूरी तरह से अच्छे भी हो जाए. So here we have completed this video. If you like the video, please like, share with your friends and do subscribe the channel. Thank you. Bye bye.